हे गाइस, वेलकम टू पैसा प्रॉफिट पोर्टफोलियो। आज हमारे जो गेस्ट हैं, इनका इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ा सा अलग है। इनने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया है, जहां से ये एक पैसिव इनकम भी ड्रॉ करते हैं। आप थोड़ा सा अपने जर्नी का सम अप कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जस्ट फॉर देम टू नो अबाउट योर जर्नी एंड योर हाउ यू इन्वेस्टेड थ्रू द इयर्स। Sure. So I'm a working professional. I started my career way back 2008. So it's been 16-17 साल हो गए मुझे काम करते हुए. That is Yeah. how I started. And in terms of real estate, मैंने पहली इन्वेस्टमेंट करी थी 2011 में, while I was just 3 years into my corporate job. Second, 14, then 17, then 19. It's been 5-6 assets now in real estate. 80-85% of my real estate is giving me rental yield. Which is a mix of commercial भी है, residential भी है, and that's how it started and is still going on. आप थोड़ा सा सम कर पाओगे कि मतलब आपने कितने में ली, आज वो कितने की है और उससे कितना आपको रेंटल आ रहा है हर प्रॉपर्टी से? So पहले से शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो बैंगलोर की थी वो मैंने 18 lakhs में ली थी। आज उसका प्राइस कुछ 1.7-1.8 करोड़ होगा। आई एम गेटिंग 65,000 रुपीज एज अ रेंट। ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने नोएडा में ली, वो मैंने ली 40 lakhs में। उसका मुझे रेंट मिलता है 35,000। करंट वैल्यू वुड बी 95-96 lakhs। जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने ली कॉमर्शियल की, विच वाज कॉमर्शियल शॉप, वो मैंने ली 35 lakhs की। उसकी प्राइसिंग आज होगी कुछ 65-70 lakhs। उसमें रेंटल मुझे मिलता है 39,000। जो फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने ली वो कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस था। वो मैंने लिया था कुछ 24-25 lakhs में। उस पे मुझे रेंटल मिलता है 23,000। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी ली मैंने, उसकी टोटल कॉस्ट जो मेरी लगी होगी, बिकॉज इट वाज अ प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, सो मुझे लैंडेड पड़ी होगी कुछ 1 करोड़ रुपए की। और उस पे मुझे रेंट मिलता है 29 and 29, which is 58,000 rupees, 2 floors. Then another property जो ली उसमें मैं खुद रहता हूँ। आपने कैसे सोचा कि मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है? जैसे 3 years इनटू कॉर्पोरेट, राइट? सब लोग सोचते हैं अच्छा मुझे एसआईपी करनी है, मेरे को एफडी डालनी है, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल। आपने कैसे सोचा कि रियल एस्टेट इज द थिंग फॉर मी? जब मैंने काम करना शुरू किया 2008 में, उस टाइम पे इतनी डिजिटल एडॉप्शन नहीं थी जितनी अभी है। कि आप एसआईपी एक फ्लिक पे कर सकते हैं, आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, डेट, आई मीन एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कर सकते हो एप्स पे। उस टाइम पे जो कोर होता था, इट वाज मोर सो टू से कि अच्छा आप एफडी कर दो या तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दो। प्लस आवर अपब्रिंगिंग, माय रूट्स बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट बनाने चाहिए। आप प्लॉट ले लो, घर ले लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे टाइम पे इट वाज ऑब्वियसली अ गुड थिंग कि जहाँ पे एफडी का रिटर्न वाज लोअर देन द रियल एस्टेट ग्रोथ दैट वाज बूमिंग इट अप। सेकंड पार्ट ये था कि मैंने अपना करियर शुरू किया था बैंगलोर से। ओके। सो आई डिड माय एमबीए एंड देन गॉट कैंपस प्लेसमेंट इन बैंगलोर। बैंगलोर उस टाइम पर भी आईटी हब होता था, सो रेंटल वाज एनी व्हिच वाज ग्रेटर इन बैंगलोर वर्सेस कोई भी सिटी ले लो आप कंट्री का, आप दिल्ली बॉम्बे ले लो। सो आई हैव सीन दैट कि बैंगलोर में रेंटल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सो आई थॉट कि एक अगर प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसको फिर रेंट पे चढ़ा देते हैं तो इट विल बी अ गुड थिंग। आपको लगभग उतने ही रेंटल मिलेंगे जितनी मेरी उस टाइम पे सैलरी होती थी 2008 में। सो आई वाज अर्निंग सम 30-35,000। और वहाँ पे एवरेज 2 BHK का रेंटल उस टाइम पे कुछ 20-25 हज़ार टाइप होता था। सो दैट इज हाउ इट पम्प्ड इनटू मी, और मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया 2011 में। 2011 में आपने पहली प्रॉपर्टी, तो आपने बैंगलोर में ली अपनी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है? तो आपने ये आइडेंटिफाई कैसे किया कि मुझे किस एरिया में लेनी है बैंगलोर की प्रॉपर्टी, या आपने उस प्रॉपर्टी को कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये पैरामीटर्स होने चाहिए जिस पे ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी सही है मेरे लिए? उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। हम जब भी कहीं भी काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हर सिटी में देयर आर क्लस्टर्स, जहाँ पे कॉमर्शियल रियल एस्टेट कन्फाइन होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑफिसेज होते हैं। सो जो में अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो हमें पता है कि साइबर हब में देयर इज अ क्लस्टर, देन देयर इज गोल्फ कोर्स रोड है जहाँ पे क्लस्टर है। वैसे ही बैंगलोर में उस टाइम पे भी क्लस्टर्स होते थे। या तो सारे ऑफिसेज एमजी रोड, ब्रिगेड रोड के आसपास होते थे, जो सेंट्रल बैंगलोर, जो बहुत महंगा था उस टाइम पर भी। फिर उसके बाद अपकमिंग आईटी हब्स बन रहे थे कि सरजापुर रोड हो गया, बिलंदूर हो गया, माराथली हो गया, वाइट फूड, ये सारे अपकमिंग क्लस्टर्स थे।
तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है कि अच्छा यहाँ पे अगर इतना कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, आईटी पार्क्स बन रहे हैं, तो अगर लोग यहाँ काम करेंगे तो आसपास में ही रहेंगे, और अगर आसपास में रहेंगे तो 60-70% जेंट्री जो होती है वो कोशिश करती है कि मैं पहले रेंटल पे रहूं एंड देन इवेंचुअली खरीदूं। सो दैट इज हाउ आई आइडेंटिफाइड पॉकेट्स कि अच्छा इस पॉकेट में लेना चाहिए रेजिडेंशियल, बिकॉज उस टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेप्थ की नहीं थी ऑन कॉमर्शियल रियल एस्टेट, दैट हाउ विल दैट शेप अप, वो कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। तो मैंने इसलिए आइडेंटिफाई किया कि मैं पहली प्रॉपर्टी बैंगलोर में माराथल्ली के पास ले लूंगा, सो मेरा रेंटल इनकम बेटर हो जाएगा। ओके, सो आपने बताया उस टाइम पे आपकी सैलरी 35,000 के आसपास थी, दिस इज 2011, राइट? सो आप, और वो प्रॉपर्टी कितने की थी उस टाइम पे जो आपने परचेज करी? 18 लाख रुपए की। 18। तो आपने उसको फंड कैसे किया? जैसे 35 में आपका क्या बाइफर्केशन था, आपने कितना लोन लिया उसके ऊपर, मतलब हाउ वाज इट बाइफर्केटेड? सो मेरा कैरियर था, आई वाज ऑलवेज ऑन अ बिजनेस साइड। तो बिजनेस साइड में एक एडवांटेज होता है दैट यू हैव अ सैलरी प्लस यू हैव एन इंसेंटिव। सो कुछ 35,000 मेरी सैलरी होती थी और लगभग उतने ही मेरे इंसेंटिव बनते थे। And looking at my track record, I was easily making some 50,000 रुपये a month, putting दोनों का मिला के। So मेरी एक साइंस होती थी उस टाइम पे, मैंने कैलकुलेट किया कि what if अगर मैं 18 लाख की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ तो इसके लिए 10% मुझे डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, which is 1,80,000 रुपये। वो मैंने पुल इन कर रखा था, वो 1,80,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट किया, एंड देन कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान मैंने ले लिया। उसका मतलब होता है कि एक स्टेज पे 10-10% की डिमांड आपको आती रहेगी, ठीक है। सो मे बी एट अ थर्ड फ्लोर 10% की आएगी, फिर 6th फ्लोर पे आएगी, और इवेंचुअली आपको 6-6 महीने के गैप मिल जाते हैं उनमें। सो पहली डिमांड से दूसरी डिमांड के बीच में हमेशा 6 से 7 महीने का गैप होता है। सो आई पुट अ साइंस, एक ब्रॉड कैलकुलेशन मैंने करी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो और चाहते हो कि मुझे डेट न लेना पड़े, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू टेक अ लोन। तो आपने इस पे लोन नहीं लिया? लोन नहीं लिया कि आप ईएमआई भरते रहोगे और आप परेशान रहोगे। सो इवेंचुअली होता है कि आप जितनी आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी उतना ही आप डेट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट दे चुके होगे। सो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो मैंने सोचा था क्या परमुटेशन हमें लगानी चाहिए जिससे मुझे लोन ना लेना पड़े इस पे, एंड आई कैन सेव एंड गिव इट टू देम। राइट। सो मैंने एक वो डायमेंशन चुना जो 18 लाख में आती थी। तो मेरी एक ब्रॉड कैलकुलेशन ये थी कि 6 लाख रुपए मेरी एनुअल इनकम बनती है। अगर मैं 3x ऑफ माई एनुअल इनकम की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ विच इज 18 लाख, तो हर 6 से 7 महीने में मैं 10% पे कर पाऊंगा बाय सेविंग 50% ऑफ माई सैलरी। सो इसलिए मैंने वो डायमेंशन चुना जो कुछ 17 लाख चेंज में मुझे पड़ा, 18 लाख रुपए के आसपास में। राइट। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। सो इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट, आपने अपनी सैलरी से 3x की प्रॉपर्टी ली, विच वाज 6 लाख के पैकेज पे आपने 18 लाख की प्रॉपर्टी ली, जिसमें एवरी 6 मंथ्स आपको 10% देना होता था। तो और इसके लिए आप सेव करते थे 50% ऑफ योर सैलरी, which is 30,000। सो मैं 30,000 रुपए हर महीने बचाता था। 6 महीने मैंने बचा लिए तो 1,80,000 रुपए हो गए, वो मेरी 10% की डिमांड को फुलफिल कर देता। करेक्ट। एंड प्रॉपर्टी वाज इन सॉफ्ट लॉन्च, तो उसमें अप्रिशिएशन का स्कोप बहुत ज्यादा था। जिस प्राइस पे मैंने लिया वो प्राइस विथ एवरी लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन उसकी प्राइस बढ़ती जा रही थी। एंड सिंस इट वाज डेट फ्री, तो दैट एंटायर प्रॉफिट वाला पार्ट इज कमिंग टू यू रादर देन गोइंग टू बैंक एज एन इंटरेस्ट। सो आज उस प्रॉपर्टी का क्या एप्रिशिएटेड रेट होगा? आज वो प्रॉपर्टी लगभग 1.8 करोड़ की है, एंड दैट इज गिविंग मी अ रेंट ऑफ 63,000 रुपीस पर मंथ। इसके बाद आपने नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी ली? लाइक अब आपने जैसे एक रेजिडेंशियल सीख लिया, इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल थी या कमर्शियल थी नेक्स्ट? मिक्स थी। सो उसके बाद में फिर 2011 के एंड में आई शिफ्टेड टू दिल्ली। मैं दिल्ली आ गया। आई चेंज्ड द जॉब इन एस्पिरेशन टू गेट मोर मनी। सो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर आई स्टार्टेड लुकिंग आउट कि क्या पॉकेट होगी, कौन से क्लस्टर होंगे। दिल्ली मार्केट वाज न्यू फॉर मी, तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा, 6-8 महीने की, कौन से क्लस्टर में लेना चाहिए। फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी जो ली वो 2014 में ली। अच्छा, लेकिन आप शिफ्ट 2011 में ही कर गए थे? हाँ, तो 3 साल में रेंटल पे रहा। ओके। और 14 में मैंने पहली प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी जो मैंने यहाँ पे खरीदी। तो ये 3 साल का गैप क्यों बीच में? लाइक आपने जैसे 2011 में एक इन्वेस्टमेंट करी, तो मतलब कोई आपने ऐसे सोचा था कि 3 साल लगेंगे मुझे इसका डाउन पेमेंट इकट्ठा करने में, या फिर आप बस राइट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे थे? मतलब व्हाई दिस गैप बिटवीन 3 इयर्स? बिकॉज़ 2011 में जब आपने पहली प्रॉपर्टी खरीदी और आपने डेट फ्री रूट लिया, तो इसका मतलब ये है कि अगले 4 साल तक हर 6 महीने पे आपको पैसे देने हैं। करेक्ट। तो फॉर 4 years
आई एम बाउंड, राइट, कि 4 साल तक मैं उसके 90% 95% पैसे दे पाऊंगा। सो नेचुरली आपकी पहली दूसरी प्रॉपर्टी में 3.5 से 4 साल का गैप आ जाएगा। आप 2 फैक्टर कंसिडर करते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स आपका कॉम्पनसेशन भी कुछ परसेंट बढ़ता है और आपको हर 6 महीने पे उसकी 10% की डिमांड देनी है। तो 3.5 साल 4 साल इजीली लग जाते हैं जब आप 90% वहां पे कंप्लीट कर चुके होते हो। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि अब आप दूसरा एसेट बना सकते हो अगेन फॉर अनदर 4 years। करेक्ट। दैट इज हाउ 2014 आई बॉट अनदर प्रॉपर्टी। ओके, सो एंड दिस वाज इन दिल्ली? This was in Delhi. Which part in Delhi? Noida. Okay, very nice. So Noida, Greater Noida or like Noida? Noida Extension. Noida Extension. Acha. So how did you identify this property? And this was residential. Residential again. Okay. So this property was worth 40 lakh जब मैंने खरीदा था। 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। So उस टाइम पे नोएडा में 2 ही क्लस्टर्स बिक रहे थे, एक सेंट्रल नोएडा which is your sector 74, 75 and all those things, और एक नोएडा एक्सटेंशन। दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्राइस में दोनों में 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस था। सो वो मिल रही थी 3500 रुपए स्क्वायर फीट, सेंट्रल नोएडा मिल रहा था 5500 रुपए स्क्वायर फीट। एंड द काइंड ऑफ जेंट्री जो सेक्टर 63, 64, 65 एक्सप्रेस वे पे ऑफिसेस बन रहे हैं जो काम करती थी, आई मीन विथ माई अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा था कि लोग 25 से 30,000 रुपए टाइप का रेंटल बकेट में ज्यादा शिफ्ट करेंगे। दैट्स हाउ आई आइडेंटिफाइड नोएडा एक्सटेंशन। ओके। सो आपने महंगी वाली नहीं ली, सस्ती वाली प्रॉपर्टी ली, ये सोच के कि यहाँ पे ये कम रेंट पे लोग ज्यादा ऑप्ट करेंगे इसको। यस। ओके। एंड आपने उसको सिमिलर वे में फंड किया? सिमिलर वे में। सिमिलर, सो सेम कैलकुलेशन, जो मेरा कॉम्पनसेशन था उसकी 3.2x थी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, और सिमिलर स्ट्रक्चर 10% का डाउन पेमेंट, हर 6 महीने बाद 10% की डिमांड। राइट। तो इसको भी आपने 3.5 साल में आई क्लोज्ड इट अप। 3.5 साल में you closed it up and then you purchased the next property in 2017. Yes. Yeah. So 17 I thought let me do a commercial investment. So मुझे एक बड़ी अच्छी सी डील मिल गई विद अ रेप्यूटेड डेवलपर, जिसमें 30-70 का प्लान था कि 30% आपको अपफ्रंट देना है और 70% पोजीशन पे देना है। ओके। तो उसका और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी कुछ 35 lakhs। तो मुझे 10 लाख रुपए तुरंत देने थे, बाकी 25 लाख रुपए मुझे देने थे पोजीशन पे। उसका मतलब 4 साल बाद 4 साल तक मुझे कोई भी पैसा नहीं देना। राइट। सो वो मैंने कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करी पहली। आप ये रिस्क कैसे अवॉइड करते हो? मतलब जैसे कई बार होता है कि पोजेशन मिलने में देरी हो जाती है, राइट, या फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, हाफ कंस्ट्रक्शन रह जाता है, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं व्हेन यू गो फॉर लाइक रियल एस्टेट, राइट। सो आप कैसे रिस्क मिटिगेट करते हो? सो इसमें मैं एक सिंपल सा फ्रेमवर्क यूज करता हूँ, लॉजिक यूज करता हूँ कि नॉर्मली डेवलपर 2 टाइप के डिफॉल्ट करते हैं। या तो वो उनका पहला प्रोजेक्ट होता है और या उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रनिंग होते हैं। ओके। जो मिड टियर डेवलपर होता है वो डिफॉल्ट नहीं करता है। एंड मैं ये भी बताता हूँ कि दोनों लोग क्यों डिफॉल्ट करते हैं। जो पहला होता है वो कॉस्ट को एंटिसिपेट नहीं कर पाता है, राइट, कितना कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में जाएगा। नॉर्मली डेवलपर डिफॉल्ट करते हैं एट अ फिनिशिंग स्टेज, बिकॉज उनकी 90% प्रॉपर्टी जो बिकती है वो सीएलपी पे बेचती है, जिस कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। बिना स्लैब, छत, रूफ डाले हुए बैंक फंड नहीं करता है। सो वो कॉलम भी बनाते चले जाते हैं, छत डालते चले जाते हैं। उसके बाद में असली पैसा लगता है डेवलपर का फिनिशिंग में, जब आपको वॉल्स डालनी है, एसेसरीज लगानी है, सो ऑन एंड सो, तो वहां पे डेवलपर डिफॉल्ट करता है। सेकंड टाइप के डेवलपर जो डिफॉल्ट करते हैं वो करते हैं जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें 70% यूनिट उन्होंने सोल्ड आउट करी, फिर वो पैसा लेके गए दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीदी, वहां 70% बेचा, तीसरे में लगा दिया लैंड परचेज। सो दे रोटेट, और जब साइकिल ब्रेक होती है तो डेवलपर डिफॉल्ट कर जाता है वहां पे। तो ये मैं 2 चेक्स रखता हूँ 99% ऑफ द टाइम कि क्या डेवलपर फर्स्ट टाइम है या फिर डेवलपर के मल्टीपल प्रोजेक्ट सेम टाइम पे रनिंग है, तो वहां पे डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो मैं इन दोनों टाइप के डेवलपर्स को अवॉइड करता हूँ। प्लस आई लुक एट द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपर्स एज वेल, उसने पहले कहाँ काम किया हुआ है, कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें कितना डिले हुआ है। आई स्पीक विद फ्यू रेजिडेंट्स ऑफ हिज ओल्ड सोसाइटी, दैट हाउस एमिनिटीज, ऐसा तो नहीं कि उसने सोसाइटी बना दी फिर एमिनिटीज उसने 1 साल बाद हैंड ओवर किया, क्लब हाउस उसने 2 साल बाद दिया। सो दीज चेक्स हेल्प मी टू शॉर्टलिस्ट अ डेवलपर। वेरी नाइस, राइट। सो इसके अंदर जैसे ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये 2 टाइप के लोग डिफॉल्ट करते हैं? जैसे लोग तो
करके सीखते हैं कि चलो हमने एक ऐसे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर दिया जिसने डिफॉल्ट किया, तो ठीक है हम नेक्स्ट टाइम इसके साथ नहीं करेंगे। बट आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये 2 टाइप के डेवलपर्स के साथ मुझे काम नहीं करना है? सो जब आप प्रॉपर्टी सर्च करने निकलते हो तो आप सबसे पहले लोकेशन आइडेंटिफाई करते हो बेसिस योर यील्ड जो आप देख रहे हो, या तो आप उसको खरीद के बेचोगे या रहोगे या आप किराए पर दोगे, इररिस्पेक्टिव व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज। तो आप एक लोकेलिटी फाइंड आउट करते हो, उस लोकेलिटी में फिर आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन रिसर्च करते हो कि कौन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कौन से लॉन्च में हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं जो स्टॉल्ड हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं जो लिटिगेशन में है, कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पे बायर्स ने केस कर रखा है। फिर आप उसकी हिस्ट्री ढूंढना शुरू करते हो। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी बिकॉज आपकी रेरा की वेबसाइट है, तो आप पूरी हिस्ट्री डेवलपर की निकाल सकते हो, प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, किस स्टेज में लॉन्च हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें ये जो पैटर्न मुझे समझ में आया कि जितने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, जितने अटके हुए प्रोजेक्ट हैं, उनकी कैटेगरी डेवलपर्स की यही दोनों है कि या तो उनको मल्टीपल्स प्रोजेक्ट सेम टाइम पर उन्होंने लॉन्च करे एंड दे कुडंट मैनेज द कैश फ्लो, या फिर उनका पहली बार था, स्ट्रक्चर बना दिया, फिनिश करने के लिए पैसा नहीं। गॉट इट, अंडरस्टूड। सो ये मैंने फिर एलिमिनेट किया इन दोनों को, एंड देन मिड टियर डेवलपर्स आई स्टार्टेड लुकिंग एट। ठीक है। सो 2017 में हमने 35 लाख की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करी, और इसका भी आपने सेम प्लान रखा? सेम 30-70 था, बट यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज ये था कि 30% मींस 10 लाख रुपए देने के बाद में आई नीड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर 3 इयर्स। सो अब मेरे पास में एक एवेन्यू खुला कि मैं एक और प्रॉपर्टी भी देख सकता हूँ, बिकॉज आई हैड डिस्पोजेबल इनकम। मेरा मॉडल सही चल रहा था, बट आपको सेव भी करना था 3 इयर्स बाद के लिए। तो 2019 में मैंने एक और कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस लिया। इट वाज अ शॉप जो 17 में ली। 19 में जो मैंने खरीदा इट वाज अ कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस दिल्ली में ही? नोएडा में। अच्छा, तो अभी तक हम एक बैंगलोर, 3 नोएडा हो चुके हैं अभी तक। राइट। सो वो मैंने ऑफिस स्पेस लिया। उसका ऑब्जेक्टिव यील्ड के लिए नहीं था, बट इट वाज अ गुड डील। आई वाज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड आई वाज प्लानिंग फॉर इट। सो इट वाज एन एस्पिरेशन कि अच्छा कल को अगर मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया और मुझे कुछ अपना पैशन प्रोजेक्ट करना था। सो आई लव रीडिंग, आई लव राइटिंग। तो मैंने सोचा कि एक ऑफिस स्पेस ले लेते हैं, कल को अगर खुद का भी कुछ करना हुआ तो दैट विल बी अ गुड पार्ट। जब तक नहीं करेंगे तब तक रेंट पे दे देंगे, रेंट मिलता रहेगा। देन दैट इज हाउ आई शॉर्टलिस्टेड दैट प्रॉपर्टी। सो 2019, ठीक है। और ये कितने की प्रॉपर्टी थी? इट वाज अ 25 लाख रुपए 25 लाख प्रॉपर्टी, ओके। एंड व्हिच पार्ट ऑफ नोएडा? अगेन एक्सटेंशन। ओके। तो मतलब 5वां आपने रेजिडेंशियल खरीदा? राइट। हाँ, सो वो आपने कहाँ पे लिया? वो भी नोएडा में मैंने खरीदा, स्लाइटली बिगर साइज, क्योंकि वो खुद के रहने के लिए लेना था। इट वाज नॉट दैट यील्ड वाला पर्सपेक्टिव, राइट। बट उसको भी मैंने इसी मॉडल से फंड किया। मैंने उसको परचेज किया 2019 में। उस टाइम पे उसकी प्राइस 83 लाख थी। ओके। एंड सिमिलर मॉडल पे उसमें मुझे थोड़ा एडवांटेज मिल गया, बिकॉज 2019 में मैंने लिया उसको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे 10% डाउन पेमेंट देके। एंड बाय द टाइम सेकंड डिमांड आती तब तक कोविड आ गया था, तो कंस्ट्रक्शन स्टॉल हो गया, कंस्ट्रक्शन रुक गया। तो आई डिडंट टुक इट कि ये नेगेटिव है मेरे लिए। आई टुक इट दैट आई विल गेट मोर एक्सटेंडेड टाइम टू एक्यूमुलेट मनी। सो बाय द टाइम जब कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ तो मेरे पास में अगली 4 डिमांड के पैसे थे, टू पे फॉरवर्ड। तो वो भी मैंने लिया, उसको 4 साल में मैंने उसका पैसा पूरा खत्म किया। गॉड्स ग्रेस उसका एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा हुआ। 2019 में वो प्रॉपर्टी मैंने 83 की ली थी, एंड टुडे इफ यू सेल इट डेस्परेटली, मुझे कल पैसा चाहिए, तो प्रॉपर्टी 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए में आपकी बिक जाएगी। नाइस, व्हिच इज अ वेरी गुड अमाउंट। 2019 से लेके अभी तक मतलब हार्डली 4-5 इयर्स में इट्स एप्रिशिएटेड सो मच। राइट। सो ये इसमें आप अभी रह रहे हो इस वाली प्रॉपर्टी में? इस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूं। तो ये 6th हुई। हम 5th वाली कौन सी है जो हम बीच में मिस कर रहे हैं? सो 5th प्रॉपर्टी एक मेरी यही नोएडा में अगेन थी। इट वाज अ प्लॉट व्हिच आई कंस्ट्रक्टेड एंड पुट इट ऑन रेंट। ओके, ठीक है, गॉट इट। एंड वो भी वो आपने लिया 2018-19 के बीच में। तो आपने 18-19 में 3 प्रॉपर्टीज बेसिकली? यस, बिकॉज मेरे पास एडवांटेज था कि जो 2 मैंने कॉमर्शियल लिया, वन वाज 35 लाख, अनदर वाज 25 लाख। एक शॉप था, एक ऑफिस स्पेस था। तो जो शॉप था उसमें 30-70 का प्लान था, तो 10 लाख रुपए देने के बाद में आई डिड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर 3.5-4 इयर्स। तो एक तो मेरे पास में वो क्वेश्चन था। सेकंड वाज जो कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस मैंने लिया, दैट वाज अ वेरी लो प्राइस प्रॉपर्टी, इट वाज सम 25 लाख रुपीस ओनली। उसमें भी वही कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान था। सो मेरे पास में काफी अमाउंट था जो बच जाता था फ्रॉम माय कॉम्पनसेशन, बिकॉज आई हैडंट इंक्रीज्ड माय लाइफस्टाइल कॉस्ट।
Got it. इट वाज एज इज स्टेबल। तो मुझे पता था कि मुझे मंथली एक्सपेंसेस के लिए कितने पैसे चाहिए और उसके ऊपर जितने बचते थे इट वाज ऑल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। Got it. तो जैसे अगर आज किसी को इन्वेस्ट करना हो रियल एस्टेट में इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, तो आप उसको एक फ्रेमवर्क रेडी करके बता सकते हो कि मतलब ये चीजें उसे करनी चाहिए बिफोर दैट पर्सन actually goes into investing, and what is it that he needs to do to make that right decision? सो पहला स्टेप है कि डू अ थॉरो रिसर्च ऑफ द सिटी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सिटी के नुएंसेस, सिटी के डायनामिक्स, सिटी के आने वाले 4-5 सालों के प्लान्स, सारी अथॉरिटीज हर सिटी की आपको अनदर 10 इयर्स का प्लान दिखाती हैं दैट कौन सा क्लस्टर डेवलप होगा, कौन सा पॉकेट डेवलप होगा, टू मेक अप अ सेंस कौन सा एरिया अप्रिशिएट होएगा। दैट्स द फर्स्ट फ्रेमवर्क। सेकंड, फर्स्ट हो गया सिटी का रिसर्च, सिटी रिसर्च, राइट। सेकंड, यू नीड टू डिफाइन कि आपको डेट फ्री राउट जाना है और आपको बैंक लोन लेना है। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड गो टू अ डेट फ्री राउट। अगर डेट फ्री राउट जाना है तो योर एनुअल कॉम्पनसेशन इनटू 3.2x का वैल्यू आपको देखना चाहिए प्रॉपर्टी का। ओके, सो आपकी सैलरी से 3x का आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर आपका एनुअल सैलरी लेट से 25 लाख रुपए का है तो आप 75 से 80 लाख रुपए के बीच का कोई प्रॉपर्टी देख के ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज बी बैंग ऑन द डेवलपर प्रोफाइल, कि उसका हिस्ट्री क्या है, उसका पहला प्रोजेक्ट है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, उसका पहला प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, इज इट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड जिसको डेवलप कर रहा है, या वो टाउनशिप है 200 एकड़ 500 एकड़ की। इवेंचुअली जो फर्स्ट टाइम डेवलपर होता है या मल्टीपल प्रोजेक्ट इन वन गो होते हैं या बहुत बड़ी टाउनशिप का प्रोजेक्ट होता है, ये तीनों के फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं वर्सेस अ मिड टियर डेवलपर जिसका एक डिसेंट साइज का प्लॉट एरिया है, मे बी कंस्ट्रक्टिंग सम 500-600 यूनिट्स, दैट्स द मोर सेफ वन। बट डू अ थॉरो रिसर्च ऑन द डेवलपर। रेरा है, आप उसका लेआउट प्लान, अप्रूवल्स, फाइनेंसेस, जो लैंड उसको अलॉट हुई है वो पेड अप है, नहीं पेड अप है, एनी लिटिगेशन, एनी लीगल चैलेंजेस, वो सारे आप रेरा पे चेक कर सकते हो। ओके, गॉट इट। सो फोर्थ स्टेप आपका क्या रहेगा? दैट यू प्लान योर फाइनेंसेस राइट, बिकॉज नाउ यू आर इन अ शेप जहाँ पे आपने डेट भी नहीं लिया बैंक से और डेवलपर की डिमांड हर 6 से 7 महीने में खड़ी है। करेक्ट। सो अगर आप बहुत स्ट्रिंजेंट लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मेंटेन नहीं करेंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम।